मेरा बेटा पागल था। उसकी शादी मैंने एक गरीब घर की लड़की से करवा दी जो यतीम भी थी। मैं उस लड़की का बहुत ख्याल रखती और उसे मोहब्बत से रखती क्योंकि मैं जानती थी मेरा पागल बेटा रात भर उसे तकलीफ देता है। मगर वो इतनी साबिर लड़की थी, उफ तक ना करती। अब वो हामला हो गई थी। मैं उसे दरवाजा बंद करके अपने साथ सुलाने लगी। एक रात आंख खुली तो मुझे बहू कहीं नजर ना आई। मैं भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये कदम मैंने बड़ी मजबूरी में उठाया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, मगर मेरी बहू ने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वो अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वो अपनी सुर्ख नजरों से मुझे देख रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा शोहर। मैंने दानियाल से कहना है कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्या हो गया है सलमा? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। तो वो कहने लगी, पूछिए मेरी 4 साल की बेटी से कि उसका पागल चाचू उसे क्या कह रहा था। नन्ही नाजिश ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं उससे बोली, खुदा के वास्ते सलमा, ये घर छोड़कर मत जाना। मैं विकी के लिए कोई इंतजाम कर लूंगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो। वो तो पहले ही होशो हवास से बेगाना है और अगर अब तुम दानियाल को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। देखो सलमा, तुम्हारे घर भी औलाद मुतवक्का है। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हारे घर विकी जैसा बच्चा पैदा हो। तुम कभी इस अजियत से ना गुजरो जिसे मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर सलमा डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका दे देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी में कीजिएगा, नहीं तो मैं ये घर सच में छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने ये सोचना था कि विकी वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और इस सारे मसले का हल फकत यही निकाला था कि मुझे विकी की शादी कर देनी चाहिए। मगर मैं उसके लिए बीवी कहाँ से ढूंढ कर लाती? एक दीवाने लड़के को अपनी बेटी कौन देता भला? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सलमा मुंह फुलाए बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है सलमा, क्या हुआ? वो बोली, आपने विक्की का क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? सलमा कहने लगी, बेहतर तो यही है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में एक पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, मैंने विकी का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी। अगर विकी के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं ये कड़वा घूंट भर लेती, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जने बच्चे को खुद से कैसे दूर भेज दूं? मैं अपने विकी की शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ताली बजाकर हंसने लगी थी। वो बोली, लो कर लो बात, एक पागल से कौन करेगा शादी? मुझे उसका तंज अमेज लहजा पसंद नहीं आया था। मैं बोली, मेरा शोहर करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है अपने बच्चों के लिए। अगर विकी से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए बीवी खरीद कर ले आऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खामोश हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि सलमा ये सब क्यों कर रही है। वो फकत ये चाहती थी कि विकी को जल्द अज जल्द रास्ते से हटाकर वो सारी जायदाद अपने शोहर के नाम करवा ले और फिर सारी जायदाद बेचकर वो ये वतन छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाए। वो जब से मेरे घर में ब्याह कर आई थी उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि दानियाल हम दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं था। एक तो विकी बीमार था और दूसरा मैं भी बीमार थी। अब वो सारी जायदाद बेचकर जा नहीं सकता था। दोनों भाई बराबर के जायदाद के शरीक थे। सलमा चाहती थी कि विकी पागल खाने चला जाए और फिर सब कुछ उसके मियाँ के हाथ लग जाए। खैर, अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं किसी तौर पर भी सलमा को उसके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने सोचा था कि विकी की शादी कर दूंगी। चलो, किसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा। जिस जायदाद पर उस बदतमीज सलमा ने ऐश करना है, किसी गरीब घर की लड़की आकर
चंद दिन आराम की जिंदगी बसर कर लेगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। खैर, मैंने अपनी काम वाली से कह दिया था कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए, मैं विकी की शादी करना चाहती हूँ। मेरी मुलाजमा भी हैरान हो गई। वो कहने लगी, बाजी, आपको क्या हुआ है? आपको तो पता है कि विकी साहब ठीक नहीं हैं, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? मैं बोली कि मुझे पता है, गुर्बत बहुत बुरी चीज है। गुर्बत तो अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर कर देती है। तुम बस ऐसा करो कि अपने जानने वाले घरों में ये बात पहुंचा दो कि मालकिन का बेटा पागल है, जिसकी वो शादी करना चाहती है। उसने हामी भर ली थी। 3-4 रोज गुजरे थे कि मेरी मुलाजमा मेरे पास आकर बैठ गई। वो कहने लगी, बाजी, आप तो बड़ी दूर अंदेश निकली हैं। मैं बोली, वो कैसे? तो मुलाजमा ने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वो अपनी यतीम बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया है कि मालकिन का बेटा पागल है, तो वो कहने लगी कि मुझे मंजूर है, कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त की सुकून की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो वो सुबह शाम अपने भाइयों से मार खाती है और अपनी भाभीयों के जूते साफ करती है, तब कहीं जाकर उसको रोटी मिलती है। मैं ये बात सुनकर उस बच्ची के लिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे आज शाम उसके घर ले चलो। मुलाजमा ने पहले ही लड़की वालों को इत्तला कर दी थी। शाम को मैं घर में किसी को भी बताए बगैर मुलाजमा के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। मैं तो ये देखकर सोच में पड़ गई थी कि इस तरह की तंगो तारीख जगहों पर लोग कैसे गुजारा करते हैं। छोटा सा घर था जिसमें छोटे छोटे 3 कमरे बने हुए थे। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैंने लड़की की वालदा से कहना शुरू किया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए बीवी की तलाश है। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दौलत, आरामो आसाइश सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को। बस ये है कि मेरे बेटे को कोई साथी मिल जाएगा, कोई दोस्त मिल जाए तो मुझे भी सुकून हो जाएगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में तन्हा नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। औलाद के गम से और उसकी तकलीफ से बड़ा कोई गम नहीं है। मैंने कहा, अपनी बेटी को लेकर आए। जब सना को मेरे सामने लाया गया तो मैं देखकर हैरान ही रह गई थी। वो बेतहाशा खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी कम थी, यही कोई 18-19 बरस की होगी। उसके चेहरे से ही मासूमियत टपकती थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वो थोड़ी ही देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई थी। फिर सना के दोनों भाई आकर बैठ गए थे। वो कहने लगे कि आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा ज़हनी तौर पर माजूर है। तो वो कहने लगे, ठीक है, हमारी बहन कम उम्र है और खूबसूरत भी है, हम ऐसे कैसे आपके पागल बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता दे दें। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी और बोली थी, क्या आपकी मर्जी नहीं है? तो सना का बड़ा भाई कहने लगा कि मैं अभी बाहर गली से गुजर कर आया हूँ। बाहर आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है जिससे आपकी हैसियत का बाखूबी इल्म होता है। तो क्या आप लोग मेरी प्यारी सी बहन यूं ही ले जाएंगे? तो मैं बोली कि आपको क्या चाहिए? सना का छोटा भाई बोला कि आप हर महीने हमें कुछ रकम दे दिया करें, क्योंकि अम्मी बीमार रहती हैं और हम दोनों भाई भी इतना कोई खास नहीं कमाते। चलो, अम्मी के लिए दवाई हो जाया करेगी। मैं बोली, हाँ जी, बताइए कितनी रकम चाहिए? तो सना का बड़ा भाई कहने लगा कि हर महीने 50,000 रुपए दे दिया करें। इसके अलावा सना के हक महर में 5 लाख रुपए और एक गाड़ी, एक घर भी हो जाए तो बेहतर है। घर सना का होगा मगर उसमें हम रहेंगे। मैंने उनकी ये सारी बातें मान ली थीं। मैंने कहा, मुझे हर बात मंजूर है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। वो दोनों भाई हैरान रह गए थे। वो एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि अगर हमें आप अपने किसी कारोबार में अच्छी सी नौकरी दिलवा दें तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, आपका ये काम भी हो जाएगा। मैं अगले जुमे आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके चेहरों से ऐसा ही लगता था कि जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन दोनों के जाने के बाद सना की वालदा कहने लगी कि बहन, माफ कर दीजिएगा, मुझे तो किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, मगर ये मेरे बेटे हैं। इनको तो मेरी बेटी सोने की मुर्गी लगती है। अगर इनके पास रहे तो वो सोने के अंडे दे, अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव फरोख्त हो जाए। यहाँ घर में तो वो अपनी बीवियों के काम करवाते थे,
अब जब बहन चली जाएगी तो उसके जरिए से पैसा खाएंगे। इन दोनों ने तो सना को फरोख्त कर दिया है। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें, मुझे पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सना की वालदा खामोश हो गई थी। मैंने घर जाकर दानियाल को बताया कि मैं विकी की शादी करने लगी हूँ, तो वो हैरान ही रह गया। कहने लगा, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं रिश्ता भी मांग आई हूँ। लड़की बहुत प्यारी है और कम उम्र भी है, विकी को खुश रखेगी। तो दानियाल कहने लगा, अम्मी वो लड़की विकी को तो खुश रखेगी, मगर लड़की का क्या बनेगा, क्या उसको विकी खुश रख पाएगा। ये वही सवाल था जिससे मैं बहुत खौफ खाती थी। मैं खामोश हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सादगी से निकाह हुआ और मैं सना को रुखसत करके अपने घर ले आई थी। वो बड़ी खामोश सी लड़की थी, नजरें झुकाकर बैठी थी। मैं उसको विकी के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने खौफ भरी नजरों से मुझे देखा था और कहा, आंटी मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। उसके सवाल पर मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं विकी को जानती थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों ही आंखों में बीत गई थी। सुबह मैं उठकर विकी के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि नई नवेली दुल्हन का चेहरा नीलो नील था। मैं बोली, ये सब क्या है सना। तो उसने रोते हुए विकी की जानिब इशारा कर दिया था। मेरा तो कलीजा ही मुंह को आ गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने उसको दिलासा दिया और कहा कि फिक्र ना करो, विकी ठीक हो जाएगा, मेरा विकी ऐसा नहीं है। तो उस लड़की ने सर हिला दिया था। फिर वो किचन में चली गई और घर भर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने उसको रोक दिया था। मैंने कहा कि ये काम तुम्हारे करने के नहीं हैं, घर में मुलाजिमीन हैं, वही ये सब काम करेंगे, तुम बस आराम करोगी और खाओ पियोगी। सना मुस्कुराती थी। अभी घंटा भर ही गुजरा था कि सना की दोनों भाभियां हाथों में नाश्ते के ट्रे पकड़कर हमारे घर आ गई थीं। वो बड़ी हसरत से घर को चारों तरफ से देख रही थीं। मैं तो बड़ी घबरा गई थी कि अगर उन्होंने सना के चेहरे की जानिब देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरत मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी सना से उसके चेहरे के मुतल्लिक नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना ही लालच खाए जा रहा था। बड़ी भाभी सना के कान में घुसकर कहने लगी, तुम्हारी सास हमें नाश्ता लाने पर क्या तोहफा देगी। मैं ये सब बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यही जाहिर किया कि मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। खैर वो दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रखकर उन्हें दे दिए थे। मुझे पता था कि वो इसी में बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बहू सलमा मुझसे कहने लगी, आंटी आपको मैंने कहा था ना कि विकी की शादी ना करें, अब रोज इस लड़की का यही हाल हुआ करेगा। दानियाल भी बोल रहा था कि अम्मी आपने विकी की शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी सना बोली, कहने लगी, आप दोनों मेरे शोहर के बारे में ऐसा मत कहें, वो जैसा भी है तो मेरा शोहर। मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जहाँ वो दोनों हैरान रह गए थे, वहाँ मैं भी हैरान रह गई थी। अब तो ये रोज का ही मामूल बन गया था। हर सुबह जब सना कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर रात की अजियत साफ दिखाई देती थी। मैंने एक दो बार विकी को समझाने की कोशिश भी की थी। मैंने उससे कहा था कि अगर तुम अपनी बीवी को मारोगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से तन्हा हो जाओगे। तो विकी मजीद गुस्से में आ जाता था। वो चीजें उठा उठाकर पटकने लगता था कि कोई इसको नहीं लेकर जा सकता। मैं विकी से कहती कि तुम्हारे गुस्से से डरकर भाग जाएगी तुम्हारी बीवी। तो विकी कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी करता, मगर उसके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं सना घर छोड़कर ना चली जाए, इसलिए जब जब विकी सना पर हाथ उठाता मैं उसके घर वालों के लिए भारी तोहफे भिजवा देती थी। कभी फ्रीजर लेकर दिया तो कभी टीवी ले दिया, हत्ता कि मैंने उनके घर में एसी तक लगवा दिया था। ये सब मैं इसलिए कर रही थी कि अगर सना अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभियां उसे मेरे पास ही रहने पर मजबूर कर दें। सना खामोश सी रहती थी, लेकिन मेरा वो बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है। तो सना फूट फूट कर रोने लगी थी।
कहने लगी, आंटी मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है। मैं आपको बता नहीं पाती थी कि कहीं आप ये ना कहें कि उसके घर वालों ने मरीज लड़की हमारे पल्ले डाल दी है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियां आ रही हैं और चक्कर आ रहे हैं। सना की बात सुनकर मुझे कुछ शुबा हुआ था। मैं बोली, विकी तुम्हारे पास कभी आया था? तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, लगता है तुम उम्मीद से हो। मैं सना को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वो बोली, आंटी मैं अपनी भाभीियों वाली डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभियां हमेशा एक बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती थी और मैंने सोचा था कि जब भी मुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैं मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभीियों से भी ज्यादा अच्छी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, इस बात की तुम फिक्र ना करो। तो मेरी बात सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आंटी ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि बच्ची की एक ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या पता अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और सच में ये खबर मिल जाए कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस जनने वाली है। मैं सना को डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने इस खबर की तस्दीक कर दी थी। वो कहने लगी, ये बात सच है कि सना उम्मीद से है। फिर तो यही था कि मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैं खुशी से सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा था। मैं बोली, सना तुम बहुत भागों वाली हो, तुम मेरे घर का वारिस पैदा करने वाली हो। अब विकी के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को विकी के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उसे पागल खाने भिजवाना चाहता था। सना ने सर हिला दिया था। उसने अपने मुंह से कोई जुमला अदा नहीं किया था। मेरी बहू को तो ना पैसे का लालच था और ना ही जायदाद का। वो तो बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी। ये तो उसके घर वाले थे जो उसको कैश कर रहे थे। सना को इस दुनिया में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के साथ सरोकार था, मगर विकी अब भी सना पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती थी कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसका हल मैंने ये निकाला था कि मैं सना को अपने कमरे में लिटाने लगी थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तो तुम मेरे साथ रहोगी। इस बात पर विक्की ने बहुत हंगामा किया था, मगर मैं उसकी सुनने वाली नहीं थी। मैं अपनी बात पर पक्की रही थी और आहिस्ता आहिस्ता विक्की को भी सब्र आ गया था। एक दिन सना बड़ी परेशान सी बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है? सना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं। मैंने जब इसरार किया तो सना बोली कि सलमा भाभी मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे को जाया करवा दो, पागल शख्स का बच्चा भी पागल होगा। इतना कहकर सना फूट फूट कर रो दी और मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। सलमा तुमसे जलती है क्योंकि उससे पहले तुम घर का वारिस पैदा करने जा रही हो। मैंने सना को बहुत दिलासे दिए थे, मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे सलमा से बहुत खतरा महसूस होता था। यही डर लगा रहता था कि सलमा सना के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने घर में हुक्म दे दिया था कि सलमा के सामने सना का खाना नहीं पकेगा। छुप छुपा कर खाना सना के कमरे में भेज दिया जाएगा। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मैंने इसका ये हल निकाला कि मैं विकी की सारी जायदाद पहले से ही सना के नाम कर देती हूँ। सलमा तो इसलिए सना के बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी कि अगर वारिस पैदा हो गया तो जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले ही विकी की जायदाद सलमा से कोसों दूर कर दी थी ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की जानिब ना जाए। मैंने वकील से यहाँ तक लिखवा दिया था कि अगर सना को कुछ हो गया तो ये सारी जायदाद ईदी सेंटर को मुंतकिल कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद कहीं जाकर मैं मुतमईन हुई थी। आज बहुत अरसे बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। मैं खूब सोई थी, मगर रात के आखिरी पहर अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठ बैठी ताकि तहज्जुद की नमाज अदा कर सकूं, मगर ये देखकर दंग रह गई कि सना तो अपने बिस्तर में मौजूद ही नहीं थी। मैं बड़ी घबरा गई कि वो बच्ची कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी छत के ऊपर बने विकी के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई थी। विकी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मंजर देखकर हैरान रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सना ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी थीं। अब इस बात का अंदाजा तो मुझे बाखूबी हो गया था कि सना मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है।
मैं उस वक्त अपनी बहू से कुछ भी ना कह सकी थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे नहीं इल्म कि मेरे वापस आ जाने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में क्या मामला हुआ। फजर की आजान से पहले पहले सना कमरे में वापस आ चुकी थी, मगर मैं तो सोती बन गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सना को बहुत उदास पाया था। उसका चेहरा नील के निशानात से भरा पड़ा था। मैं बोली, सना, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तो वो रोने लगी और बोली, आंटी, रात जब आप सो गई थी तब विकी आपके कमरे में आया था। वो मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। मैं विकी के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने मना किया था तो वो बोली, आंटी, शोहर तो औरत का मजाजी खुदा होता है। मैं विकी की बात को रद्द नहीं कर सकती थी। वो मेरे लिए बहुत अहम है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं सना की बातें सुनकर उसके वारिस सदके जाती, मगर अब मैं सारी हकीकत जान गई थी। बस मैं वक्त आने पर ही ये सब खोलना चाहती थी। अभी मैं नहीं चाहती थी कि सना परेशान हो और मेरे होने वाले पोते की सेहत पर बुरा असर पड़े। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया था। बातें करते करते ही मुझ पर गनुदगी छा गई थी। मैंने सबसे माजरत कर ली और उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं न जाने कितनी देर सोती रही थी। जब मेरी आंख बाहर से आने वाले शोर को सुनकर खुली थी, मैं बाहर निकली तो एक अजीब मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा बेटा दानियाल मेरे सामने खड़ा कह रहा था, अम्मी, कि आपकी बहू हमारी अलमारियों में से तमाम जेवरात ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर गिर गई थी। मैं बड़ी हिम्मत करके विकी के कमरे में गई थी। वहां साइड टेबल पर खुलानामा पड़ा था। नीचे एक कागज भी पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी, आप एक अच्छी खातून हैं, इसलिए आपको सब कुछ सच बताकर मैं जा रही हूँ। आपने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके बहुत जुल्म किया था मुझ पर। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मैं उसको कभी दिल से कबूल ही नहीं कर सकी थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था। मैं अपनी सारी उम्र ऐसे तो बिता नहीं सकती थी ना। मेरे आशिक अकरम ने मुझसे कहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम लगवा लो, इस शादी का फायदा तो उठाओ। फिर जैसे जैसे अकरम मुझे कहता गया वैसे वैसे मैं करती गई थी। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसे निशानात बना लिया करो जैसे विकी तुम पर तशद्दुद करता हो। मैंने उसकी बात मान ली। ये चीज मेरे लिए फायदा मंद साबित हुई थी। आप मुझे और ज्यादा प्यार करने लगी थी। खैर, विकी को तो मैंने शादी की पहली रात ही डरा दिया था। वो मुझसे दूर दूर रहता था। उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बात करे। खैर, मैं हामला भी नहीं थी। आपने जायदाद मेरे नाम लगवा दी। आपका शुक्रिया। अब मैं अकरम के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगी। मैं ये खत पढ़कर थर थर कांपने लगी थी। मैंने कल रात खुद सना को विकी के कमरे में देखा था। वो चेहरे पर मेकअप से निशानात बना रही थी। मैं उसकी हकीकत जान गई थी, मगर अपने पोते की वजह से खामोश हो गई थी। मगर पोता तो कहीं था ही नहीं। वो तो झूठ था। सना ने हम सबको नाश्ते में नींद की दवा मिलाकर दी थी। जब हम सो गए तो उसने आराम से अपनी कार्रवाई कर ली थी। दानियाल कहने लगा, अम्मी, आपको शादी की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बोली, सलमा ने मुझे बताया था कि विकी ने नाजिश की गुड़िया को पकड़कर उससे कहा था कि ये मेरी दुल्हन है। सलमा डर गई थी कि इस तरह मेरी बच्ची के जहन में मनफी असर पड़ेगा, इसलिए सलमा ने मुझसे कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से रोक दिया था और सोच लिया कि विकी के लिए दुल्हन लेकर आऊंगी। दानियाल कहने लगा, अम्मी, ऐसे हालात में विकी के लिए दुल्हन नहीं बल्कि गुड़िया लानी चाहिए थी। आपने बहुत गलत किया। मैं खामोश हो गई थी। विकी का हिस्सा तो सना ले उड़ी थी। अब मैं और विकी दानियाल पर बोझ बन गए थे, मगर वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखता है। उसने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। उसने हम दोनों को सर आंखों पर बिठा कर रखा है। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती। एक गैर लड़की से तो बेहतर था कि विकी की जायदाद पर मेरा दानियाल ऐश करता।